हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे तथा अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं वनों का वर्गीकरण। राइट, मीन्स कि वनों का वर्गीकरण किस किस आधार पे किया गया है, तो इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि भारत की वनस्पतियाँ किस क्षेत्रों में पाई जाती हैं और कहाँ कहाँ पाई जाती हैं तथा इनकी क्या उपयोगिता है। राइट, और उसके बाद हमने देखा था जो कि भारत की वन रिपोर्ट थी 2019 की, और उससे के कंपेयर में 2017 2015 का भी थोड़ा सा हमने देखा था। सो आज हम लोग अब इसके बारे में बात करेंगे कि वनों का वर्गीकरण कैसे किस आधार पे किया गया है। राइट, बट उससे पहले फ्रेंड्स, जो भी हमारे इस चैनल पे नया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दे, ताकि जिनके पास अदर सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं तो उनको भी इसका लाभ मिल सके। और वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स तो एक लाइक ज़रूर करना। राइट, अब स्टार्ट करते हैं कि वनों का वर्गीकरण। पहला है कि जो वनों का वर्गीकरण हुआ था फ्रेंड्स, तो वो पहले में प्रशासन के आधार पर वनों का वर्गीकरण। ठीक, तो इसमें क्या होगा कि प्रशासन के आधार पर है। फिर भारतीय संविधान में वनों का वर्गीकरण कैसे कैसे किया गया है। तो पहले हम देखते हैं कि प्रशासन के आधार पर वनों का वर्गीकरण। तो प्रशासन के आधार पर फ्रेंड्स 3 भागों में वनों का वर्गीकरण किया गया है। पहला है आरक्षित वन, यानी कि रिजर्वेड फॉरेस्ट, जो कि ये सरकार के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में होता है। राइट, जो अपना आरक्षित वन होता है तो ये क्या होता है, सरकार के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में रहते हैं। और इन वनों की जो लकड़ियां हैं तो लकड़ियों के एकत्रण के लिए तथा मवेशियों को चराने के लिए लोगों को प्रवेश वर्जित होता है। राइट, और ये देश का कुल 53% वन प्रदेश इस वर्ग में पाया जाता है। कितने प्रतिशत पाया जाता है, तो 53% वन प्रदेश पाया जाता है। राइट, नेक्स्ट देखें कि जो संरक्षित वन है यानी कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, तो वो क्या होता है। तो इसमें फ्रेंड्स क्या होता है कि ये सरकार की देख रेख में तो होता है, लेकिन स्थानीय लोगों को ईंधन के लिए लकड़ी एकत्रित करने तथा मवेशियों को इसमें प्रवेश की मीन्स चराने की अनुमति होती है। राइट, परंतु इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि इसमें यह शर्त होती है कि वनों को किसी तरह का गंभीर नुकसान ना हो। हालांकि इसमें अनुमति दी जाती है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में, बट इसमें एक शर्त रख दी जाती है कि आप अपने ईंधन की लकड़ियां इकट्ठा करो, मवेशियों को चराओ, बट इससे हमारे जो प्राकृतिक वन है उनका नुकसान ना हो, उनका अधिकतर दोहन ना हो। राइट, तो ये देश के कुल कितने परसेंट भाग पर हैं, तो ये देश के कुल फ्रेंड्स 29% भाग पर वन प्रदेश इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। राइट, देन उसके बाद आता है अवर्गीकृत वन, तो अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि इसमें सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। इसमें जो भी वहाँ के स्थानीय लोग होते हैं, तो इस अवर्गीकृत वन में जो वृक्ष काटने तथा मवेशियों को चराने में कोई भी प्रतिबंध नहीं होता है। और ये कितने देश का कुल कितने प्रतिशत भाग पर है, तो लगभग ये 18% वन प्रदेश इस वर्ग के अंतर्गत आता है। राइट, तो ये हुए प्रशासन के आधार पर। यदि पूछा जाता है तो इनके प्रशासन के आधार पर कितने हैं, 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। एक है आरक्षित वन रिजर्वेड फॉरेस्ट, देन संरक्षित वन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, जिसमें कि सरकार का अधिकार होता है लेकिन स्थानीय लोगों को, ओनली स्थानीय लोगों को। ठीक है, ये भी याद रखना कि स्थानीय लोगों को इसमें ईंधन की लकड़ियाँ इकट्ठा करने और पशुओं को चराने के लिए छूट दी जाती है। कुछ हद तक इसमें शर्त भी रखी जाती है कि इसमें हमारे वनों का दोहन ना हो। राइट, देन अवर्गीकृत आता है, इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। और संरक्षित में क्या होता है कि सरकार का संपूर्ण प्रतिबंध होता है, मीन्स कि डायरेक्ट सुपरविजन गवर्नमेंट का होता है। राइट, अब नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय संविधान में वनों का वर्गीकरण। तो इसमें भी 3 भागों में इसको भी विभाजित किया गया है। तो पहला है राज्य वन, मीन्स स्टेट फॉरेस्ट।
जिसमें कि क्या होगा कि जो स्टेट फॉरेस्ट होता है तो ये वन सरकार मीन्स कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के पूर्ण नियंत्रण में होते हैं, राइट। तो इसमें क्या होगा कि देश के सभी महत्वपूर्ण वन प्रदेश आएंगे और देश का लगभग ये 94% वन प्रदेश इस वर्ग के अंतर्गत आता है। मतलब कि जो ये राज्य वन हुआ, राज्य वन स्टेट फॉरेस्ट, तो इसमें क्या होगा सेंटर एंड गवर्नमेंट वो सेंटर एंड स्टेट दोनों की ही सरकार इसमें नियंत्रण रखती है। तो ये देश के कितने परसेंट भाग पर है कुल, तो 94% वन प्रदेश इस भाग के वर्ग के अंतर्गत आते हैं, राइट। इसमें क्या होता है कि इसमें देश के सभी महत्वपूर्ण वन प्रदेश आते हैं। ओनली महत्वपूर्ण जो भी वन प्रदेश है सिर्फ इसमें वो वन प्रदेश आते हैं, राइट। देन उसके बाद इसमें आता है दूसरा वाणिज्यिक वन मीन्स कमर्शियल वन कमर्शियल फॉरेस्ट। तो इसमें क्या होगा फ्रेंड्स कि इन वनों का जो स्वामित्व तथा प्रशासन होता है वो स्थानीय निकायों यानी कि स्थानीय निकाय बोले तो नगर निगम, नगर बोर्ड, शहरी प्रदेश, जिला बोर्ड तथा ग्रामीण पंचायत के अधीन होता है, राइट। और इसका जो लगभग क्या है 5% वन प्रदेश इस वर्ग के अंतर्गत आता है। राज्य वन में हालांकि मतलब कि टोटल आ ही जाता है 4-5-6% छोड़ के 94%, तो राज्य वन में ही आ जाता है, जिसमें कि कितना 94%। उसके बाद आता है वाणिज्यिक वन, तो ये 5% है। इसमें क्या होता है कि स्थानीय निकायों के ये अधीन होता है। स्थानीय निकाय मतलब नगर निगम, नगर बोर्ड, शहरी प्रदेश, जिला बोर्ड तथा ग्रामीण पंचायत, इनके अंतर्गत ये वन आते हैं। और ये कितने हैं, तो ये 5% वन प्रदेश इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं, राइट। देन उसके बाद आता है निजी वन, तो प्राइवेट फॉरेस्ट, ये कितना है 1% वन प्रदेश है। तो इसमें क्या होगा कि इन वनों का जो स्वामित्व होता है वो निजी हाथों में होता है। इसके नाम से ही स्पष्ट है कि प्राइवेट फॉरेस्ट निजी वन, यानी कि इन वनों का स्वामित्व किसी भी गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होता है, निजी हाथ में होता है, राइट। तो क्या हो जाएगा इसका कि इसमें कितना है कि यह देश का कुल कितने परसेंट भाग का है वो है, तो इसका हो जाएगा कि यह देश के कुल वन प्रदेश का 1 से अधिक भाग है, 1% से अधिक भाग है, राइट। फिर उसके बाद आता है तीसरा कमर्शियल वन व्यापारिक आधार पर भारतीय वनों का वर्गीकरण। पहला हमने देखा प्रशासन के आधार पर वनों का वर्गीकरण, दूसरा भारतीय संविधान में वनों का वर्गीकरण, अब तीसरा आता है व्यापारिक आधार पर वनों का वर्गीकरण। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, इसमें भी 2 हैं, एक है मर्चेंटेबल और दूसरा है नॉन मर्चेंटेबल मीन्स विपणय और अविपणय, राइट। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, विपणय बोले तो ये जो अधिगम्य वन होते हैं, अर्थात इन वनों में आवागमन आसान होता है। अधिगम्य मतलब अभिगम्य का मतलब क्या हो गया कि इसमें क्या होता है आवागमन आसान होता है। और ये देश का लगभग कितने परसेंट पर है, तो 82% वन प्रदेश इस वर्ग के अंतर्गत आता है, राइट। और यदि अविपणय वन की बात करें मीन्स नॉन मर्चेंटेबल फॉरेस्ट की बात करें हम, तो ये जो अभिगम्य वन नहीं होते हैं, मतलब कि इनमें आवागमन की सुविधा आसान नहीं होती है, राइट। तथा ऊंचे पर्वतीय प्रदेशों में स्थित होते हैं। जो ऐसे वन होते हैं वो ऊंचे पर्वतीय प्रदेशों में स्थित होते हैं। यह स्थलाकृति सुगम्य नहीं होती है और देश का लगभग 18% वन प्रदेश इस वर्ग के अंतर्गत आता है। तो अपने कंट्री का लगभग कितना आता है, अप्रोक्स 80% जो है वो अविपणय मीन्स नॉन मर्चेंटेबल फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है, और जो मर्चेंटेबल फॉरेस्ट है उसमें 82% के आता है, राइट। मीन्स कि मर्चेंटेबल व्यापारिक आधार पर जो भारतीय वनों का है, तो मर्चेंटेबल मतलब कि आवागमन की सुविधा आसान होती है इसमें, राइट। तो ये हो गया इसका। देन नेक्स्ट देखते हैं इसमें जो उपयोगिता के आधार पर गठन अथवा बनावट के आधार पर वनों का वर्गीकरण मीन्स कि वनों की बनावट या गठन के आधार पर वन किस तरह के पाए जाते हैं। तो बनावट के आधार पर
तथा पत्तियों की बनावट के आधार पर भारतीय वनों को फ्रेंड्स दो भागों में बांटा गया है, राइट। इसमें से पहला है शंकुधारी वन, मीन्स कॉनिफर फॉरेस्ट। देन उसके बाद आता है चौड़े पत्तों वाले वन, ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट। ठीक है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? पहला देखें, यदि शंकुधारी वन, तो इसमें से क्या होता है फ्रेंड्स कि ये कैसे वन होते हैं? तो ये शीतोष्ण वन होते हैं, राइट। और जो देश के लगभग कितने % भाग पर पाए जाते हैं? तो 6.5% वन प्रदेश को अधिकृत करते हैं। मतलब ये याद रखो कि जो शंकुधारी वन होते हैं तो वो कैसे होते हैं? ये इनका आकार जो होता है इन पौधों का शंकु के आकार का होता है। ठीक है, वो कैसे होते हैं? शीतोष्ण वन होते हैं। और देश में कितने हैं? तो देश के लगभग 6.5% वन प्रदेश को अधिकृत करते हैं, राइट। देन इसके बाद आता है कि चौड़े पत्तों वाले वन, तो इसमें से क्या हो जाएगा कि ये वन जो है उष्णकटिबंधीय तथा शीतोष्ण मानसूनी वन होते हैं, राइट। देश का लगभग 94% वन प्रदेश इस वर्ग के अंतर्गत आता है। ये वन मैदानी प्रदेशों तथा पठारी व पर्वतीय प्रदेशों में पाए जाते हैं, राइट। तो जो अपना यहाँ का मानसूनी वन था, यहाँ से मध्य इंडिया में, जो मध्य राजस्थान के आगे से तमिलनाडु तक था, तो वो मानसूनी वन है। तो कितना है? उनमें चौड़ी पत्ती वाले वन होते हैं। तो ये वन उष्णकटिबंधीय तथा मानसूनी वन होते हैं। और ये कितने हैं? देश का लगभग 94% वन प्रदेश इस वर्ग के अंतर्गत आता है, राइट। और मैदानी प्रदेशों, ये कहाँ पाए जाते हैं? तो मैदानी प्रदेशों, पठार तथा पर्वतीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है कि उपयोगिता के आधार पर वनों का वर्गीकरण। तो उपयोगिता के आधार पर 3 प्रकार से इनको वर्गीकृत किया गया है। एक उपयोगी वन, एक संभाव्य उपयोगी वन और एक अन्य वन, राइट। तो उपयोगी वन जो होते हैं तो वो कितने हैं? तो ये देश का कुल 98% वन प्रदेश में आते हैं। मतलब कि इस उपयोगी वन के अंतर्गत देश का कुल 98% वन प्रदेश आता है, राइट। और संभाव्य वन जो है तो वो क्या है कि ऐसे वन, आरक्षित वन है जिनका उपयोग भविष्य में किया जाएगा। ये जो संभाव्य वन है तो इसका क्या है? मतलब इनको एक को सुरक्षित रखा जा रहा है आरक्षित करके कि इसका उपयोग भविष्य के लिए हम करेंगे, राइट। तो देश का कुल यह कितने % भाग पर है? तो देश का कुल 22% वन प्रदेश इस वर्ग के अंतर्गत आता है, राइट। तो ये क्या है? संभाव्य वन जो है तो किस लिए है? ये बात आप समझ गए होंगे कि भविष्य के लिए इसका संरक्षण किया जा रहा है, जो कि 22% वन प्रदेश इस वर्ग के अंतर्गत आता है, राइट। और अन्य वन की बात करें तो इन वनों के उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। देश का कुल 20% वन प्रदेश इस वर्ग के अंतर्गत आता है, राइट। जो अन्य वन होते हैं तो उनमें किसी का कोई प्रतिबंध, इनका उपयोग आप कर सकते हो कैसे भी, किसी का कोई प्रतिबंध नहीं होता है। ये कितने प्रतिशत भाग पर हैं? तो ओनली 20% वन प्रदेश इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं, राइट। नेक्स्ट बात करें तो इसका लास्ट है औसत वार्षिक वर्षा के आधार पर वनों का वर्गीकरण। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? जो कि औसत वार्षिक वर्षा के आधार पर भारतीय वनों को LD स्टैंप, ये आप नोट कर लो, LD स्टैंप जो है तो उनके द्वारा निम्नलिखित 4 वर्गों में विभाजित किया गया है, राइट। तो इनमें से कौन कौन से हैं ये, राइट, इनका नाम आप याद रख लो, LD स्टैंप। इन्हीं के द्वारा औसत वार्षिक वर्षा के आधार पर वनों का वर्गीकरण किया गया है। कितने? 4 भागों में। पहला है सदाबहार वन, दूसरा है मानसूनी वन, तीसरा है शुष्क वन, चौथा है मरुस्थलीय वन, राइट। तो ये हुए अपने वनों का वर्गीकरण। तो इनके बारे में आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। पहला कौन सा था? प्रशासन के आधार पर वनों का वर्गीकरण। इसमें 3 थे, आरक्षित वन, संरक्षित वन एंड अवर्गीकृत वन। फिर भारतीय संविधान में वनों का वर्गीकरण, राज्य वन, वाणिज्यिक वन और निजी वन, राइट। व्यापारिक आधार पर भारतीय वनों का वर्गीकरण, मर्चेंटेबल एंड नॉन मर्चेंटेबल। फिर गठन अथवा बनावट के आधार पर वनों का वर्गीकरण, शंकुधारी वन या चौड़े पत्तों वाले वन, राइट। उपयोगिता के आधार पर वनों की वर्गीकरण
वर्गीकरण की बात करें तो उपयोगी वन एंड संभाव्य उपयोगी वन तथा अन्य वन होते हैं, राइट। और औसत वार्षिक वर्षा के आधार पर वनों का वर्गीकरण की बात करें तो ये किनके द्वारा वर्गीकृत किए गए थे? एल.डी. स्टैम्प के द्वारा 4 वर्गों में इनको विभाजित किया गया था। इनका नाम भी याद रखना। और वो कौन कौन से 4 भाग थे? तो सदाबहार वन, मानसूनी वन, शुष्क वन और मरुस्थलीय वन। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात आप और नोट कर लो, वनों में कार्बन संग्रह मीन्स कार्बन फ्यूल्स इन फॉरेस्ट। तो इसमें से 2 प्रकार से वनों में कार्बन संग्रह होता है। एक जीवित बायोमास के द्वारा होता है, जैसे हम बोल रहे हैं, आप नोट कर लो, वनों में कार्बन संग्रह हेडिंग। देन उसके बाद ये 2 प्रकार से होता है, जीवित बायोमास, फिर उसके बाद आता है दूसरा है मृत जैव पदार्थ, राइट। और एक आता है 3 प्रकार से होता है, राइट। एक जीवित बायोमास, मृत जैव पदार्थ और मृदा। तो जीवित बायोमास में कैसे कैसे होता है? तो जीवित बायोमास में आप पहला पॉइंट लिखोगे कि भूमि के अंदर वृक्षों के जीवित अंग जिनमें तना, शाखाएं, छाल तथा बीज तथा पत्तियां शामिल हैं, राइट। और नेक्स्ट पॉइंट है उसका कि भूमि के अंदर, एक हो गया कि भूमि के ऊपर, पहला होगा भूमि के ऊपर वृक्षों के जीवित अंग जिनमें पत्ता, वो तना, शाखाएं, छाल, बीज तथा पत्तियां शामिल होती हैं, राइट। और जो भूमि के अंदर पाए जाने वाले जीवित बायोमास होते हैं तो उनमें क्या होता है कि जीवित बायोमास के अंतर्गत वृक्षों के जीवित जड़ों के समस्त बायोमास शामिल होते हैं, राइट। देन उसके बाद जो मृत जैव पदार्थ होते हैं तो इसमें क्या होगा? पहला आप पॉइंट नोट कर लो कि मृत काष्ठ मीन्स लकड़ी, समस्त अजीवित लकड़ी जो भूमि पर खड़ी अथवा पड़ी हो, राइट। दूसरा होगा कि कचरा, समस्त अजीवित बायोमास जो विघटन की विभिन्न अवस्थाओं में भूमि पर पड़ा हो, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट मृदा। तो मृदा से कैसे कार्बन का संग्रह होता है वनों में? तो इसका होगा कि मृदा के जो जैविक पदार्थ हैं जैसे कि खनिज, जैविक मृदा में पाए जाने वाले जैविक कार्बन, राइट। तो ये आप नोट कर लो क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वनों में कार्बन संग्रह 3 प्रकार से होता है, जीवित बायोमास के द्वारा, मृत जैव पदार्थ के द्वारा और मृदा के द्वारा, राइट। तो ये बात आप याद रखना। सो फ्रेंड्स, आई थिंक आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। अब इसमें से हम नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स बात करेंगे कि जो पर्यावरण से संबंधित कुछ कानून है, मीन्स अपने भारतीय वन संरक्षण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कानून बनाए गए हैं, तो उनके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल से समझाएंगे कि कौन कौन से कानून किस सन में बनाए गए हैं और इनके उद्देश्य क्या थे, क्योंकि ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय। और